लोग चर्चा कर रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी जिस तरह के चुनावी वादे दिल्ली में कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं और क्या राजनीतिक मजबूरी है या फिर सामाजिक तौर पे ये ज़रूरी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी विशेष मेहमान। नीरज मिश्रा जी, अनमोल जी, आपके पास आऊँ, लेकिन एक छोटा सा शुरुआत में मैं अनिल जी के पास जाना चाहूँगा। अनिल पद्मनाभन साहब, जो अभी मुद्दा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उठाया, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये बना हुआ है कि आखिर धीरे धीरे चल के सरकारी खजाने पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा कि आप पैसा कहीं से जुटाने की भी हालत में नहीं रहेंगे। दिल्ली की हालत ये है कि दिल्ली को जाना पड़ा केंद्र सरकार के पास कि आप हमें पैसा दे दीजिए, जो स्टेट फंड का होता है, चूँकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट लगता है। वो फिर जापान ने जो मेट्रो का लोन दिया, उस लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है अभी। तो ये लगातार चलता रहा तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। लक्ष्मण जी, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक ही तरकीब है। बिकॉज ये जो कमिटमेंट है इसको तो रोल बैक कोई नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए, बीजेपी सरकार आ जाए, तो ये तो रहेगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है कि आप इकोनॉमी को ग्रो करिए। अब दिल्ली एक इतना अच्छा शहर है, मतलब एक लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन है। इसके आसपास एक तो एयरपोर्ट लोकल है और दूसरा नोएडा में जो नया एयरपोर्ट आ रहा है। तो जितना इसका एक एक डेस्टिनेशन बन सकता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कहते हैं ना, वो मतलब आर्थिक, अगर आप इकोनॉमी को ग्रो करोगे तो उसमें से मुनाफा जो भी रिटर्न्स मिलेगा उसको आप सोशल वेलफेयर में करते रहो। लेकिन जितना आप ये सोशल वेलफेयर से लोगों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोगे, उससे वो भी स्टेक होल्डर बनेंगे, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो इसको एक इधर और ऑप्शन में मत देखिए, मतलब कि ये हो या वो हो। तो सोशल वेलफेयर जारी रहे, लेकिन इसको टारगेटेड रहे, इसमें फजूल खर्चे ना हो, जैसे मैंने शुरू में आंकड़े आपके सामने रखे। और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करिए। जैसे काफी वक्ताओं ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बड़ी खराब है, इसको आप इम्प्रूव करिए, निवेश खुद ही आएगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ठीक है, आप सोशल वेलफेयर करते रहिए, जिसको मुफ्त की रेवड़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन उस वेलफेयर के साथ साथ आप पैसा जुटाने के जो रिसोर्सेज हैं उसको ही बढ़ाते रहिए। जब पैसा आता जाएगा तो ठीक है, खर्च करते रहिए। नीरज मिश्रा साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद मैं जाऊंगा रोहन गुप्ता जी और अनमोल जी के पास। लक्ष्मण जी, मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि भ्रम तो बहुत फैलाया जाता है। देश के अंदर दो मॉडल हैं। एक मॉडल जो भाजपा और आम आदमी पार्टी चलाती है, जिसके अंदर फिस्कल प्रूडेंस की कमी है। एक ये मॉडल सामने कर्नाटका का है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मॉडल में देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। कर्नाटका देश का दूसरा सबसे ऐसा तेजी से बढ़ने वाला राज्य है जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उसने गुजरात को भी सरपास कर दिया है। ईयर ऑन ईयर 11.5% का एफडीआई का ग्रोथ है। तो हम जो जिस तरीके की भी नीति लाते हैं, जो समाज को सहूलियत देने वाली है, हम उसके लिए एक नया इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। ये चैनल पर प्रवक्ता बैठकर झूठ बोल देंगे कि हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लग रहा था। अरे भाई साहब, वो लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, 1-1 लाख रुपए का कमरा बेचती हैं। अगर वहां पर 25 रुपए एक सीट का टैक्स लग गया तो मुझे तो नहीं लगता कि उससे आम आदमी को कोई दर्द हुआ। वहीं कर्नाटक में जो हम 54,000 करोड़ की सालाना कल्याणकारी योजना, रोहन जी, आ रहा हूं आपके पास, के साथ साथ हम $5 बिलियन, मतलब लगभग 90,000 करोड़ रुपए सालाना हम प्रदेश के लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी को फिस्कल प्रूडेंस कहा जाता है। ये इस तरीके से नहीं कि आपने अपने दोस्तों के लिए तो मोजाम्बिक से जो अनाज आ रहा है वो इनको कोई याद दिलाएगा नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि देश के अंदर इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन मोजाम्बिक से जाकर दालें अडानी साहब ही खरीद कर ला रहे हैं। तो इस तरीके की बातें को करने से बचना चाहिए। देश की जनता गंभीर है, उनको ये सब आर्थिक मॉडल दिखते हैं। राजनीतिक रिजल्ट्स कुछ भी हो, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और उसके लिए उस फिस्कल प्रूडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मण जी, फिस्कल प्रूडेंस के मोर्चे पे थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं, थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि किसान कर्ज माफी की आपने ही बड़ी घोषणा की थी, जिसपे काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था जब चिदम्बरम मुख्यमंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो वहां भी जब भी जरूरत पड़ी हर पार्टी ने फिस्कल प्रूडेंस में अपने हिसाब से बदलाव किए। ठीक है, अगर मुझे मौका रोहन देंगे गुप्ता तो जी, आपको जोड़ना चाहे। हाँ, रोहन जी, आपके पास। देखिए लक्ष्मण जी, अभी हमारे साथी ने कांग्रेस के ने अभी कर्नाटक की बात की, क्योंकि मैं भी आंकड़ों का इंसान हूं, तो मैंने कर्नाटक का एस्टिमेट खोला है। फिस्कल डेफिसिट 46,000 करोड़ से 82,000 करोड़ बढ़ रही है। जो जीडीपी का 2% था वो 3% हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 13,000 करोड़ से बढ़कर 27,000 करोड़ हो रहा है। ये तो इनकी हकीकत है, आंकड़े क्यों गलत है? ये तो मेरे आपके सामने दे रहा हूं।
दूसरी बात, उनका साथी देखो, ये दोनों इंडी गठबंधन के साथी, प्यारे साथी बिछड़ गए, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 76,000 करोड़ का बजट है, वहां पे 2,000 करोड़ का, मतलब करीब 3.5% ऑफ द बजट का घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। जनता क्या उनसे उम्मीद करेगी? तो देखिए, आज जो हरियाणा में, हिमाचल में जो हाल हुआ है कांग्रेस के शासन में, उनके पास सैलरी के पैसे नहीं है, हर रोज वहां पे जो एम्प्लॉइज है रोड पे आके धरना कर रहे हैं। ये तो फिस्कल डेफिसिट क्या है तो कांग्रेस को कौन बता सकता है? तो मुझे लगता है कि जो कथनी और करनी में दोनों पार्टी के जो फर्क है, दिल्ली की जनता वो देख रही है। और आज जो दिल्ली में भाजपा ने जो भी वादे किए हैं, वो ऐसे वादे हैं, वो जो अटल कैंटीन की बात हो, या महिला सम्मान की बात हो, या गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारे ऐसे वादे हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो ये तो दिल्ली की जनता भली बात ही जानती है कि कांग्रेस जो अगर ला दिया तो क्या हिमाचल में हाल किया, आज अगर आम आदमी पार्टी को रिपीट किया तो क्या हाल किया पंजाब में। तो मुझे लगता है कि इस बार भरोसा होगा। आंकड़ों की बात हो, फिस्कल प्रूडेंस की बात हो, नीति की बात हो, नियति की बात हो, इंप्लीमेंटेशन के कमिटमेंट की बात हो, कहीं पे भी आप आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भाजपा की टक्कर में नहीं है। और ये हकीकत दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है। अनमोल जी, लक्ष्मण जी सिर्फ एक लाइन देखिए, केंद्रीय सरकार का ही आंकड़ा है ना कि वो जो हिमाचल में फ्लैश फ्लड हुआ, लगभग 8400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। ये तो एनडीआरएफ का आंकड़ा है, ये हमारे प्रदेश ने नहीं बनाया। और उसके ऊपर एक बार शायद लोकसभा के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 200 करोड़ देंगे, वो भी नहीं दिया। तो रोहन भाई ये तो कहेंगे नहीं कि केंद्र सरकार किस तरीके का दुर्व्यवहार दूसरे राज्यों के साथ करती है, इस पर इनकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा। तो दूसरे के अगेन, अब जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दे लेके आपने हिमाचल में सरकार बनाई। वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आपके राष्ट्रीय जो लोकसभा के चुनाव 8400 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को कह के आप रिलीज करा दीजिए, हम वहां पर ओपीएस को भी बाती लागू कर देंगे। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट करना है वो भी कर देंगे। ये एक राइट एग्जांपल है कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया। आज ओपीएस को लागू करने के बाद में उनको समझ में आ गया, तो जब उनका लोकसभा के चुनाव आए, ओपीएस कहीं पे चला गया। क्योंकि आज भी हिमाचल के जो एम्प्लॉय उसको ओपीएस नहीं मिला। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की जो तादाद है वो हिमाचल में है। जब देश की जनता एक राज्य में देखती है कि वहां पे बेवकूफ बना गया, कहां से भरोसा करेगी? क्यों ओपीएस को निकाल दिया? अगर आपको लग रहा था कि ओपीएस आपकी अच्छी स्कीम है, क्यों आपके जो लोकसभा के चुनाव है उसके बाद कोई भी इलेक्शन में ओपीएस कहीं पे नहीं दिखा? तो ये नहीं होता, इसी को तो यू टर्न बोलते हैं। जनता इस पे भरोसा नहीं करती है। अगर आप कोई वादा करते हैं, आपको एक राज्य में किया तो दूसरे राज्य में करके दिखाइए, उसी को तो विश्वसनीयता। रोहन जी, एक मिनट रोहन जी, एक छोटा सा जवाब नीरज जी से लेते हैं, फिर अनमोल जी के पास चलेंगे जो बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। नीरज जी, छोटा जवाब रखिएगा। लक्ष्मण जी देखिए, केंद्र सरकार ने हिमाचल में पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से जो वित्तीय ऊपर नीचे हुआ। अब मैं ओपीएस पर आ जाता हूं। रोहन भाई हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, राजस्थान खूब इनका जाना आना होता था। इनको ध्यान होगा, राजस्थान में क्योंकि कोई ऐसी आर्थिक चुनौती नहीं रही, हमने तो वहां ओपीएस भी डिक्लेयर कर दिया और हमने लगातार दिया। तो जहां पर हमारी स्थिति ठीक रही, क्योंकि हिमाचल में केंद्र सरकार की नाकामी है, उस पर रोहन भाई से नहीं बोला जाएगा। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, आप 84 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए, आप वो वापस दे दीजिए 84 करोड़ रुपए, हम लोग उसको दोबारा से लागू कर देंगे। अगर पार्टी ने ये कहा कि पहले ही कैबिनेट में हम ये फैसला लेंगे, तो केंद्र सरकार कैसे बीच में आई? चुनाव नहीं, वो तो पहले ही कैबिनेट पे हुआ। आप लोग शांत हो जाइए। अनमोल जी, ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुद्दा यह है कि जो भी आप वादा करते हैं उसको निभाते नहीं। ये आरोप कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाते हैं, दोनों मिलकर आप पे लगाते हैं, आप दूसरों पे लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आरोप तब लगता है जब लोगों को लगता है कि उसको पूरा कैसे करें, इसका रोड मैप बताएं। तो आप तो सरकार में हैं, सारे आंकड़े आपके पास है, सारी तस्वीर आपके पास क्लियर है, तो आप क्यों नहीं बता देते इन ऐलानों के साथ, जी ये हम ऐलान करेंगे, इस पर इतना खर्चा आएगा, ये हम यहाँ से पैसा जुटाएंगे और इस तरीके से हम देश राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखेंगे। लक्ष्मण जी देखिए, कांग्रेस और भाजपा का काम ही आरोप लगाना, गाली देना और राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी का काम है लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना। हमने देखा कि कैसे दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 4,61,000 है, जो देश में सबसे ज्यादा है आज किसी भी राज्य की। हमने ये देखा कि किस तरह से दिल्ली में इन्फ्लेशन सबसे कम है आज। देश में 5.6% है, दिल्ली में 2.3% है।
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली में 18% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है टैक्स कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले। तो दिल्ली सरकार जो है अपने लोगों को मजबूत कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को जरूर फायदा मिल रहा है। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में हम इतने सारे किए हुए जो हमने वादे किए थे जनता से वो पूरे कर पाए हैं। हम महाराष्ट्र की तरह 7 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम गुजरात की तरह 4 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम मध्य प्रदेश की तरह 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की तरह 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है। तो हम अपने जो कहते हैं वो हम वादा पूरा करते हैं और आने वाले समय में भी हम अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जो आज ये कह रही है कि जी आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे जी हमने 500 में से 499 वादे पूरे किए। भाई आप बताइए 15 लाख दिए क्या आपने? आप बताइए 20 करोड़ रोजगार दिए क्या? आप बताइए किसानों को एमएसपी दी क्या? आप बताइए पक्का मकान दिया क्या? आप बताइए रोजगार दिया क्या? आप देखिए आज देश में कितनी महंगाई हो चुकी। आप ये बताइए कि आपने जो किसानों को वादा किया था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, वो आपने किया क्या? आपके सारे कर्ज जो हैं, सारे राज्य जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और अगर आप वाकई में लागू करना चाहते तो अपने 20 राज्यों में करते ना, फिर इंतजार किसका था? आप अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे थे, क्या उनके सर्टिफिकेट का इंतजार था? ये जो दिल्ली में ये सारे ऐलान कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी सरकार भी कई राज्यों में, वहां भी कुछ लागू कर दीजिए ये सारी चीजें। दिल्ली तो चुनाव में आकर के ऐलान दे रहा हूँ। अटल कैंटीन की बात करें, वो भी इंप्लीमेंट किया, वो सब जगह जहां जहां पे भी योजना है वहां पे किया और वहीं लेके आए। वही तो बोल रहा हूँ, टॉक वॉक द टॉक, यही हम कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से झूठ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दल फैला रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस आंकड़े को झूठ साबित करके दिखाए। 2022-23 में वहां पे दिल्ली में फिस्कल सरप्लस था 0.4% ऑफ जीएसडीपी। 2023-24 में डिफिसिट में चला गया 0.7। ये आप आंकड़ा झुटला के मुझे दिखा दीजिए। आपने कहा कि हमने कौन से संसाधन आपने किए? 10 साल से आपके शासन में जितना भी फिस्कल सरप्लस था वो डेफिसिट में चला गया, प्लस 2000 करोड़ का घोटाला आप जोड़ दीजिए। हाँ, वो घोटाला नहीं करते तो शायद आपकी थोड़ी सरप्लस बचती। ये तो आपके घर में गया है, थोड़ा शीश महल भी उसमें जोड़ दीजिए 100-200 करोड़ का। तो हकीकत तो बताइए, आंकड़ों को क्यों झूठला रहे हैं आप फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल सरप्लस वाला स्टेट था उसको फिस्कल डेफिसिट में लेके गए हैं। ये तो जनता के सामने हकीकत है, ये दिल्ली की जनता जानती है। और उसके ऊपर आपने करप्शन की मांग कर दी। वो आम आदमी पार्टी सादाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे, भ्रष्टाचार मुक्ति के नाम पे शासन में आई थी। हर जगह पे आपने जो दिल्ली की जनता को चोट की है, कोई भरोसा नहीं करेगा। झूठ तो कम बोलिए, कितना झूठ बोलेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज आपने बसें ही कम कर दी। अनमोल जी 30 सेकंड आपके पास है, फिर मुझे अनिल पद्मनाभन साहब के पास जाना। 30 सेकंड आपके पास है, फिर अनिल जी के पास जाऊंगा मैं। 30 सेकंड। देखिए हमने तो कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पास भी कर दी थी। देखिए रुक जाइए, हमने तो नहीं आप रोहन जी आप एक बार रुक जाइए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए ये ऐसा इसलिए होता है जब वो बौखला जाते हैं ना। मैंने इनके कर्जे बता दिए राज्यों के, तो ये बौखला गए। हमने तो महिला सम्मान योजना पास कर दी जिसमें 1000 रुपए दिए थे हमने, और हम 2100 का वादा किया था। लक्ष्मण जी ये तरीका है डिबेट का। लक्ष्मण जी मैंने इंटरप्ट किया था, बोले रोहन जी चुप हो गए। रोहन जी चुप हो गए, बोलिए। ये रही इनकी महिला, ये रही मध्य प्रदेश में देखिए इनकी सच्चाई। 1.5 साल से किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इनकी तो सरकार है, वहां पे 1.5 करोड़ महिलाओं को अब तक नहीं मिली। ये रही इनकी सच्चाई। और ऐसा इसलिए है, इनके राज्य कर्जों में इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये रहा इनका द्वारका में करप्शन, ये रहा इनका 25,000 करोड़ का गुजरात में करप्शन, ये रहा इनका 150 करोड़ का मध्य प्रदेश में करप्शन। ये सारे मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। ये रहा 110 करोड़ का मध्य प्रदेस में करप्शन। अब क्योंकि शो का समय थोड़ा सा मैं खत्म हो रहा है, तो मैं आपको रोकूंगा यहीं पे। मैं एक छोटा सा कमेंट में अनिल जी आपका लूंगा मैं, कि ये ठीक है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, हर कोई अपना वादा कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार जब भी ऐसा डिबेट करता हूं तो मुझे चुनाव आयोग का वो प्रस्ताव याद आ जाता है। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां कुछ वादा करती हैं तो उसको कैसे पूरा करेंगे उसका एक रोड मैप भी देना चाहिए। हालांकि बाद में चल के सलाह मशविरा तक बात गई, कोर्ट तक बात गई, लेकिन ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। अनिल जी, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टी इस पर डिबेट करे? लक्ष्मण जी, ये आप जो सही कह रहे हो सही है। अगेन थियोरेटिकल लेवल पे बहुत ही उम्दा सजेशन है आपका,
बट ये डिबेट करेंगे। आप अभी 1 घंटे से डिबेट देख रहे हैं, जो ओरिजिनल आपका सवाल है उसका जवाब तो अभी तक आपको मिला नहीं, और इधर उधर हम बाकी विषयों में चले गए। लेकिन डिबेट करने के लिए एक लेवल का एक मतलब म्यूचुअल ऑनेस्टी होना चाहिए। आप म्यूचुअल संसद में ऑनेस्टी होना देखिए, चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, 15 सेकंड का आपसे कमेंट लूंगा, शो खत्म हो चुका है, कि बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में शासन करती है, फिस्कल प्रूडेंस का सबसे ज्यादा हिमायती रही है, इस डिबेट की शुरुआत तो बीजेपी को कर देना चाहिए, क्यों? नहीं, प्रधानमंत्री ने किया। आप केंद्रीय चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्री बीज पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन यहां वो दबाव में है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी से पंजाब पूछ रहे थे, दिल्ली में ही आज चिट्ठी लिख रहे हैं 50% दे दिया होता ना छात्रों को। इतनी बेईमानी लेके राजनीतिक पार्टियां कैसे चल पाती हैं, ये ठीक बड़ा है, अब लोकतंत्र। शो का समय हमारा खत्म हो रहा है। हर्षवर्धन जी, आपको ये बीच में रोक रहा हूं मैं, हर्षवर्धन जी ने लेकिन भी सबसे आज अच्छी मान बात ये रही, सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बिल्कुल आंकड़ों के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। थोड़ी बहुत राजनीतिक बहस तो हो जाती है, लेकिन बड़े तथ्यपरक बातें आप लोगों ने की। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।